हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट शिक्षण अधिगम का सिद्धांत आप सभी को करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला आपका प्रश्न यही है कि वाद विवाद प्रविधि के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन ए हेरी ए आवरस्टेड, ऑप्शन बी डॉल्टन, ऑप्शन सी फॉरवेल, ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, वाद विवाद प्रविधि के खोजकर्ता कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वाद विवाद प्रवृत्ति के खोज करता है वो है हेरी ए आवरस्टेड। ठीक है, 28 का आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि थॉर्नडाइक के कितने मुख्य नियम है? 3, 4, 5, 6। तो थॉर्नडाइक के कितने मुख्य नियम है? बताइए फ्रेंड्स। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कितने हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, यानी थॉर्नडाइक के जो नियम है वो है 3। अगला आपका प्रश्न है कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, ये सभी। तो क्या होगा? ये क्या सभी हो जाएगा या फिर इनमें से कोई एक होगा? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी ये सभी थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है। 3 है, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, यहाँ पे ये तीनों ही है, तो इसलिए हम ये सभी कहेंगे। अगला आपका प्रश्न है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत है प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, दोनों, कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो है प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत, और सोच का सिद्धांत है वो है कोहलर का। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था बिल्ली पर, कुत्ते पर, शेर पर, गाय पर। तो जो थॉर्नडाइक था वो अपना प्रयोग किस पे किया था प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत में? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था बिल्ली पर। अगला आपका प्रश्न है कि प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत दिया था कोहलर ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, कोई नहीं। तो प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स प्रयत्न तथा त्रुटि का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था थॉर्नडाइक ने। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का। अगला आपका प्रश्न है कि गतिविधि कितने प्रकार की होती है? 3, 2, 4, 6। तो बताइए फ्रेंड्स, गतिविधि जो है वो कितने प्रकार की होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा जो गतिविधि होती है वो जो उसका टाइप होता है वो होता है 3। अगला आपका प्रश्न है कि गतिविधियों के श्रेणीकरण है, श्रेणीकरण शारीरिक, मानसिक, शारीरिक व मानसिक सभी। तो बताइए फ्रेंड्स, गतिविधियों के श्रेणीकरण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये तीनों ही हो जाएगा, शारीरिक, मानसिक। ठीक है, शारीरिक व मानसिक यानी ये सभी। अगला आपका प्रश्न है कि भाषा की दक्षताएं हैं सुनना, बोलना, लिखना, सभी। तो भाषा की दक्षताएं हैं क्या है? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स भाषा की दक्षताएं हैं, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पे सुनना भी हो जाएगा, बोलना भी हो जाएगा, लिखना भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सभी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि सहगामी शिक्षण का उद्देश्य है शिक्षण एवं छात्रों को क्रियाशील करना, छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील करना, अस्थायी ज्ञान प्रदान करना, ये सभी। तो सहगामी शिक्षण का उद्देश्य है क्या होगा फ्रेंड्स? बताइए। तो फ्रेंड्स सहगामी शिक्षण का उद्देश्य होता है, तो यहाँ पे ये तीनों ही हो जाएगा, शिक्षण एवं छात्रों को क्रियाशील करना, छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील करना, अस्थायी ज्ञान प्रदान करना, यहाँ पे ये सभी यानी तीनों ही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तम टीएलएम की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए बिना लागत का होना चाहिए, ऑप्शन बी कम लागत का होना चाहिए, ऑप्शन सी बालकों को हानिकारक नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी ये सभी। तो उत्तम टीएलएम की विशेषताएं क्या है? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उत्तम टीएलएम की विशेषताएं हैं वो यहाँ पे तीनों ही हो जाएगा, यानी बिना लागत का होना चाहिए, कम लागत का होना चाहिए और बालकों को हानिकारक नहीं होना चाहिए, जो भी टीएलएम हो। ठीक है, टीएलएम का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका हो जाएगा ये सभी। अगला आपका प्रश्न है कि सीखने में सहज संबंध को बताया था पावलोव ने, अरस्तु ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। तो सीखने में
सहज संबंध को बताया, ठीक है, या संबंध सिद्धांत भी आप कह सकते हो। तो बताइए फ्रेंड्स, ये किसने ये बोला है? तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, सीखने में सहज संबंध को बताया है, यहाँ पे हो जाएगा पावलोव, ठीक है। यहाँ अगला हुआ प्रश्न है कि वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु है अध्यापक, विद्यालय, प्रशासन, बालक। तो वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु है वो हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, बालक। अगला आपका प्रश्न है कि छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक है शिक्षण कौशल, शिक्षण सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, उपयुक्त सभी। तो छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक क्या है बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक होता है शिक्षण कौशल, शिक्षण सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, यानी यहाँ पे तीनों ही करेक्ट है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक माना जाता है किसको? महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को, विपिन चंद्र पाल को। तो बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक माना जाता है किसको? तो फ्रेंड्स बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक जो माना जाता है वो माना जाता है महात्मा गांधी को। इसलिए यहाँ 42 का ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। तो यह कथन किसका है? रेमंड का, रूसो का, फॉर्बेल का या कॉल्विन का। तो शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन किसका है बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो कथन है ये रेमंड का है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान निम्नांकित हेतु है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 9 से 12 वर्ष तक के बच्चों को, 13 से 19 वर्ष तक के बच्चों हेतु, 18 से 21 वर्ष के बच्चों हेतु। बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है वो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के हेतु। अगला आपका प्रश्न है कि किस देश की आधारशिला होती है उस देश की प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। यानी किसी देश की आधारशिला होती है वो क्या है? क्योंकि सबसे पहले तो प्राथमिक शिक्षा ही दी जाती है, तो इसलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र प्रभावी प्रयोग निम्नांकित विषय में किया जाता है। हमने डिस्कस भी किया था विश्लेषण क्या होता है, संश्लेषण क्या होता है, ठीक है। किसी भी टॉपिक या किसी भी कुछ भी पढ़ा रहे हो तो सबसे पहले तो उसके पार्ट वाइज बताना, ठीक है। उसके अलग अलग एक बात पूर्ण तरीके से बता के उसके बाद पार्ट वाइज बताना, फिर वो बताने के बाद जितने भी हमने अलग किए हैं, अलग थलग करके बताए हैं, फिर उनको जब हम जोड़ते हैं तो इस क्रिया को हम संश्लेषण कहते हो। तो ये आपका होता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि जो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर किस सब्जेक्ट में ज्यादा प्रभावी होता है? इतिहास विषय में, संगीत में, भूगोल में, संस्कृत में। तो बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा इतिहास विषय में, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि व्याख्या उन तथ्यों, नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझे। यह कथन किसका है? रस्क का, डम्बिल का, रूसो का, विवेकानंद का। तो व्याख्या उन तथ्यों, नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझे। तो यह कथन किसका है फ्रेंड्स बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूसो का, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि क्विज, वाद विवाद एवं अंताक्षरी भी एक रूप होते हैं प्रयोगात्मक प्रविधि के, समूह चर्चा प्रविधि के, कार्यशाला प्रविधि के, कहानी कथन प्रविधि के। तो बताइए फ्रेंड्स क्विज किसमें होता है, वाद विवाद अंताक्षरी किसमें होता है? बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो फ्रेंड्स, क्विज, वाद विवाद एवं अंताक्षरी भी एक रूप होता है, वो होता है समूह चर्चा प्रविधि के, यानी 48 का ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के डैश होता है, पूर्व ज्ञान से, पाठ उपरांत से, निष्कर्ष से, मौन वाचन से, इनमें से कोई नहीं। तो प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के डैश होता है, इन 4 ऑप्शन है, बताइए फ्रेंड क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा पूर्व ज्ञान से, यानी प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के पूर्व ज्ञान से होता है, इसलिए 49 का ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि वर्णन प्रविधि आधारित है, पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और तथा वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए वर्णन प्रविधि किस पे आधारित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण से अंश की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर, दोनों ही करेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा अ तथा ब दोनों। अगला आपका प्रश्न है कि सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है, वह सिद्धांत कहलाता है सोच का सिद्धांत, प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत, दोनों, कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड, सीखने में जब कोई समस्या का समाधान अचानक आ जाता है तो वह सिद्धांत कहलाता है, बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। 51 का आंसर हो जाएगा अ, यानी सूझ का सिद्धांत। अगला आपका प्रश्न है कि सूचना का स्रोत नहीं है, जनश्रुति, अफवाह, दंत कथाएं, कंप्यूटर का हार्डवेयर। तो सूचना का इसमें कौन सा स्रोत नहीं है, बताइए फ्रेंड्स। तो सूचना का स्रोत नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा कंप्यूटर का हार्डवेयर, ठीक है। वरना अफवाह से तो सूचना मिलती ही है, जनश्रुति, दंत कथाएं, ये क्या है, तीनों सूचना देती है, अफवाह वही की भ्रमित में डालता है। अब देखिए अगला है कि शिक्षण का उद्देश्य नहीं है ज्ञानात्मक, कथात्मक, प्रचनात्मक, कौशलात्मक। तो शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है, ज्ञानात्मक नहीं है, कथात्मक नहीं है, कौशलात्मक नहीं है, या फिर प्रचारात्मक नहीं है। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन नंबर श, यानी प्रचारात्मक नहीं होता है। अगला आपका प्रश्न है कि सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम दिया है थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, गुड ने, स्किनर ने। तो सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम किसने दिया है, बताइए फ्रेंड्स। आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, वो दिया है आपका थॉर्नडाइक ने, ठीक है। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, प्रयास और त्रुटि का नियम, ये सब थॉर्नडाइक ने दिया है। अगला आपका प्रश्न है कि किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है, करके सीखने के सिद्धांत पर, क्रियाशीलता के सिद्धांत पर, रुचि पर, चयन के सिद्धांत पे। तो करके जो आपका है कि किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आप सभी को इसका आंसर करना है। क्योंकि खेल होता है तो खेल में क्या होती है, रुचि होती है, तो इसलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा रुचि के सिद्धांत पर आधारित होती है। अगला आपका प्रश्न है कि प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है शिक्षक और शिक्षार्थी की, प्रधानाचार्य एवं शिक्षक की, शिक्षण कर्मचारी की, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड, यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा कि प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है, किसकी होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि और प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है, वो होती है शिक्षक और शिक्षार्थी, यानी स्टूडेंट और टीचर की। अगला आपका प्रश्न है कि शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है, इसकी केंद्र बिंदु संख्या होती है 4, 5, 3, 2। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना जाता है, आपका शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्य वस्तु। तो ये 3 है आपका शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया। तो इसलिए यहाँ पे कितने केंद्र बिंदु की संख्या है, तो वो 3 है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ 57 का ऑप्शन नंबर 100 करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका 58 प्रश्न है कि शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है, शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि, सुचारू रूप से शिक्षण, पथ प्रदर्शन में सहायक, उपयुक्त सभी। तो शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है, बताइए फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी, यानी शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है। शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि, सुचारू रूप से शिक्षण, पथ प्रदर्शन में सहायक। 59 आपका प्रश्न है कि बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं, यह कथन किसका है? डम्बेल का, हर्बर्ट का, रूसो का, फॉरवेल का। तो बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं, तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये कथन दिया है ये रूसो का है। अगला आपका 60 प्रश्न है कि शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बालक का स्वास्थ्य ठीक रखना, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, पर्यावरण की शिक्षा देना, जनसंख्या शिक्षा देना। बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे हो जाएगा उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, यानी 60 का ऑप्शन नंबर ब करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, यह कथन किसका है? BF स्किनर का, रायबर्न का, क्लार्क का, रस्क का। तो शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, यह कथन किसका है? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, यह कथन है BF स्किनर का। अगला आपका प्रश्न है कि कक्षा शिक्षण अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र शांत बैठे हो, प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने में तत्पर हो, अध्यापक पर ध्यान दे, गणवेश में हो। तो बताइए फ्रेंड कक्षा शिक्षण अच्छा होता है कब? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका हो जाएगा बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने में जब तत्पर हो तो जो कक्षा शिक्षण होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। अगला आपका प्रश्न है कि शिक्षा को सीखने में संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, यह परिभाषा है रायबर्न का, रस्क का, मन का, मर्सेल का। तो शिक्षा को सीखने में संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, यह परिभाषा किसका है? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा रायबर्न का। अगला आपका प्रश्न है कि शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए छात्रों की सीखने की गति पर, परीक्षा तिथियों पर, कालांश पर, अध्यापक के कार्य पर। तो बताइए फ्रेंड शिक्षण की गति किस पे आधारित होनी चाहिए? बिल्कुल इजी प्रश्न है, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, छात्रों के सीखने की गति पर। अगला आपका लास्ट आज का प्रश्न है कि बच्चों में कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, ये गतिविधियां है शारीरिक गतिविधि, मानसिक गतिविधि। शारीरिक और मानसिक गतिविधि दोनों, न तो शारीरिक और न ही मानसिक। बताइए फ्रेंड्स जब बच्चों में कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे करना, दाएं बाएं मुड़ाना, तो ये कौन सा गतिविधि होता है? शारीरिक गतिविधि, मानसिक गतिविधि या दोनों, या इनमें से दोनों में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स बिल्कुल, क्योंकि हाथ ऊपर और नीचे बाएं करने के लिए भी दिमाग होना चाहिए, ठीक है। तो आपका दोनों ही हो जाएगा, शारीरिक और जो आपका मानसिक, दोनों ही आ जाता है, इसलिए यहाँ पे 100 करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जितने भी प्रश्न थे बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम यूपी डीएलएड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्लस जितनी भी क्लासेस है इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। और जिस किसी ने सब्सक्राइब कर लिया है उनको मेरी तरफ से अगली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।